Hello, students. Good morning. Today, we are going to start with our next poem, Death Be Not Proud by John Donne. अभी तक हमने जो पोएम्स पढ़ी हैं, बेसिकली पोएम्स की स्टार्टिंग हुई थी BA पार्ट फर्स्ट इंग्लिश पोइट्री सिलेक्टेड पोएम्स में हमने फर्स्ट जो पोइट पढ़ा था वो था एडमंड स्पेंसर और उनकी एक लव सोनेट हमने पढ़ी सबसे पहले, आइस एंड फायर. ओके, फिर उसके बाद हमने दूसरी पोएम विलियम शेक्सपियर पे आए जिसमें हमने वेंट टू द सेशंस पढ़ी जो उसकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड थी एंड लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है जैसे ही उसको अपनी वो फ्रेंड की याद आती है, लाइक दैट. एंड द थर्ड वन वॉज another Shakespeare's poem from his play Hamlet. That was the soliloquy part which we have discussed. And after that poem comes this third poem which is by John Donne, and the title of the poem is Death Be Not Proud. अब थोड़ा सा जैसे ही हम इस पोएम का टाइटल को पढ़ते हैं हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट वी आर डूइंग. यहाँ जो पोएट है ही इज़ चैलेंजिंग डेथ, राइट. डेथ को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसे यहाँ पर सोनिफिकेशन का यूज़ हो रहा है ना. जैसे हम किसी आदमी को कहते हैं ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम में है क्या, तुम हो कौन, लाइक दैट. तो हम यहाँ डेथ को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो हम डेथ को कह रहे हैं अरे तुम किस बात पे घमंड कर रही हो, क्या बात है तुम्हारी, ऐसी तुम्हारी क्या विशेषता है, कोई ख़ास बात तो है नहीं तुम्हें. तुम्हें लोगों ने माइटी ड्रेडफुल कहा है बट ऐसी ना तो तुम माइटी हो, है ना. माइटी मीन्स ताकतवर और ड्रेडफुल मीन्स भयानक. तो दोनों ही चीज़ें तुम में नहीं है. सो वाई आर यू बीइंग प्राउड, है ना. आप किस बात का घमंड कर रही हो, किस बात पे आप पफ्ड अप इतना फूल रही हो. तो स्पीकर जो है इमीडिएटली क्रिएट्स अ पर्सोनिफाइड वर्जन ऑफ डेथ. क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफाइड वर्जन क्यों है, क्योंकि जैसे हम किसी व्यक्ति को, है ना, सामने खड़ा करके बोलते हैं अरे हो तुम कौन, बताओ तो सही, लाइक दैट. तो हम डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं. और यहाँ पर उसने जो पिक्चर क्रिएट किया है, पेंट किया है डेथ का, वो कैसा है. डेथ क्या है, एक एरोगेंट बीइंग है, बहुत घमंड से भरा हुआ, अहम से भरा हुआ, हु नीड्स टू बी हम्बल्ड. और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा उसके अंदर विनम्रता लाने की कोशिश कर रहे हैं. अरे तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम इतना फूल गए हो, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है. तो द स्पीकर एज्यूम्स द पोजिशन ऑफ द वन हु मस्ट हम्बल दिस बीइंग. अब ये डेथ को थोड़ा सा ह्यूमन बनाने की कोशिश की गई है, उसको थोड़ा ह्यूमनाइज करने की कोशिश की गई है, उसमें थोड़ी सी विनम्रता लाने की कोशिश की गई है. थोड़ा सा हम्बल हो जाओ भाई, आप इतने पावरफुल, इतने माइटी नहीं हो जितना आप प्रिटेंड कर रहे हो. ही टेल्स हिम दैट ही ऑट नॉट टू बी सो प्राउड इवन दो फॉर जनरेशंस पीपल हैव फियर डेथ एंड कॉल्ड हिम माइटी एंड ड्रेडफुल. तो यहाँ पर पोइट कह रहा है उस डेथ को, तुम्हें इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है. यद्यपि जनरेशंस, कई सारी हमारी पीढ़ियाँ निकल गई और वो लोग हमें ये बताते हैं कि डेथ जो है, अरे डेथ तो बहुत ही माइटी, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ड्रेडफुल, बहुत भयानक है, उससे हमें डरने की आवश्यकता है. लेकिन यहाँ पर पोइट क्या कहता है, विद अ वॉइस ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑन द मैटर सिंपली स्टेट्स thou art not so. ART, art is ARE. It's a archaic English का यूज़ किया हुआ है जॉन डन ने. thou means you, मतलब तुम जो हो, thou art
नॉट सो मीन्स यू आर नॉट सो, तुम इस प्रकार से नहीं हो, तुम में उतना, ना तो तुम भयानक हो, ना तुम शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो, तो तुम्हें किस बात का घमंड है। पोइट यहाँ पर जो लिटरेरी टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम अपने पॉइंट को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं, टू ड्राइव होम दिस पॉइंट। एपोस्ट्रोफे अकर्स व्हेन अ राइटर एड्रेसेस अ सब्जेक्ट हु कैन नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, एपोस्ट्रोफे का यूज़ हम कब करते हैं, जब जो राइटर ऐसे सब्जेक्ट के लिए उसका यूज़ करता है जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, है ना, जो जवाब नहीं देगा आपको। तो रीडर नोज इमिडिएटली दैट दिस सोनेट विल कंसिस्ट ऑफ वन स्पीकर हु विल do all the talking and accusing of his subject. Death, though adequately personified, cannot respond to the accusation of the speaker. हालांकि डेथ को पर्सोनीफाई किया गया है, लेकिन डेथ जो है वो आप जो भी उस पर एक्यूजेशंस लगा रहे हो, जो उस पर दोषारोपण कर रहे हो, उसका प्रत्युत्तर तो नहीं देगी ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफे यूज़ किया है। हम डेथ को चैलेंज कर रहे हैं, हम उसको उस पर व्यंग कर रहे हैं, बट डेथ जो है वो हमें कोई जवाब नहीं देने वाली है। फॉर दाउ whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। क्योंकि वो लोग जिन्हें तुम समझती हो कि तुमने उनको ओवरथ्रो, उनका पतन कर दिया, उनको उठा के पटक दिया, उनको ख़त्म कर दिया, डाई नॉट, वो मरते नहीं हैं, पुअर डेथ। इसलिए डेथ के साथ में उसने पुअर वर्ड यूज़ किया। पुअर मीन्स बेचारा, मतलब तुम बिल्कुल बेचारी हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी कोई शक्तियाँ नहीं है। नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, और ना ही तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मुझे मार सको। तो यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर इज़ द पोइट। ओके, स्पीकर वर्ड जो है मैंने पोइट के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो डेथ को एक्यूज़ कर रहा है, उस पर दोष लगा रहा है ऑफ हैविंग इल्यूजन ऑफ ग्रैंडर। ग्रैंडर इज़ जब हमें बहुत वैभव, अपने वैभव का घमंड है ना, हमारे को एक ये इल्यूजन है, ये हम भ्रम में जी रहे हैं कि हम बहुत सर्वशक्तिमान हैं, बहुत भयानक हैं, सब लोग हमसे डरते हैं। तो वो कह रहा है कि ये तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी एक गलत सोच है। He claims that while death thinks that he has the power to kill, he actually does not. The speaker first humbles death by telling him that his idea that he has the power to overthrow lives is simply an illusion. सबसे पहले पोइट जो है डेथ को थोड़ा सा विनम्र, उसको थोड़ा नीचे, एक पायदान नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, उसे ये बता के कि तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, तुम किसी को भी उठाकर पटक नहीं सकते हो, तुम्हारा ये इल्यूजन है, तुम्हारा ये भ्रम है कि तुम्हारे पास बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी शक्ति है। फर्दर ह्यूमिलेट डेथ, उसके बाद उसने डेथ को ह्यूमिलेट कर रहा है, वो उसका अपमान कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है। कैसे? उसको कहता है पुअर डेथ, अरे तुम तो बहुत बेचारी हो। It sounds almost as if the speaker is making fun of death for having lived under the illusion he had any sort of power over life or death। क्योंकि वो इस भ्रम में जी रहा था, इसलिए उसका मजाक बना रहा है कि उसके पास कोई शक्ति है जीवन के पर या मृत्यु पर। He addresses death in a more personal manner। चैलेंज कर रहा है ना, तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से उसे वो उकसा रहा है, चैलेंज कर रहा है। येट कांस्ट दाउ किल मी, आ जाओ, तुम में हिम्मत है तो, बट तुम मुझे मार नहीं सकती। इट सीम्स डेंजरस फॉर वन टू थ्रेटन डेथ इन दिस वे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस तरह से उसे चैलेंज करना, उसको थ्रेटन करना, धमकी देना आसान काम नहीं है, बहुत ही डेंजरस है ना, खतरनाक है। However, knowledge of John Donne's background and ideologies can give some insight into the speaker's confidence। तो ये जो जॉन डन को, ये जो उसके साथ जो विचारधारा चल रही है, या उसके पास जो एक अपनी नॉलेज है ना, कि वो डेथ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि डेथ जो है वो उतनी पावरफुल और उतनी माइटी नहीं है जितना कि वो प्रिटेंड कर रही है। तो उससे क्या होता है कि ये जो फिज़िकल डेथ है,
डज इंडीड अकर, द स्पीकर इज़ चैलेंजिंग डेथ इन अ डिफरेंट वे, है ना, क्योंकि वो उस फिज़िकल डेथ से परेशान नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी सोल जो है वो तो ख़त्म नहीं होती, वो तो अमर रहती है। ही यूजेस द क्रिश्चियन थियोलॉजी ऑफ एटर्निटी, क्योंकि जो आइडियोलॉजी चल रही है वो क्या है, क्रिश्चियन थियोलॉजी, वो जो धार्मिक दर्शन है ईसाई धर्म का, एटर्निटी का, है ना, अमरता का, टू टॉन्ट डेथ बाय टेलिंग हिम एसेंशली इवन इफ यू टेक माई फिजिकल बॉडी यू कैन नेवर ट्रूली किल मी, तुम मेरे शरीर को ले जाओगे लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। ये जो लाइंस हैं यहाँ पे स्पीकर जो है डेथ को कंपेयर कर रहा है दो चीज़ों से, रेस्ट और स्लीप। डेथ इज इक्वलेंट टू रेस्ट एंड स्लीप, एंड इवन uses the word pleasure to describe how one should feel about death। एक pleasure word यूज़ कर रहा है। pleasure होता है जब हम असीम आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है just as a restful night of sleep brings pleasure, जैसे आप बहुत आराम से चैन से सोते हैं तो आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत खुश फील करते हैं, बहुत आपको खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। सो शुड डेथ, तो डेथ भी हमें उसी आनंद, उसी स्थिति में ले जाती है, क्योंकि वो नींद देती है हमें, और वो नींद जो होती है एक लंबी नींद होती है, सुखपूर्वक हम सोते हैं, और हम जब जागते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही प्लेजरेबल होता है, बहुत आनंददायक स्थिति होती है। द स्पीकर इम्प्लाइज दैट स्लीप इज सिंपली अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ डेथ। तो ये जो नींद है ये एक छोटी सी झलक है, ग्लिम्स है, झलकी है डेथ की। दस देर इज़ नथिंग टू फियर इन डेथ, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, डेथ में कुछ भी डराने वाला नहीं है। फॉर डेथ विल ब्रिंग समथिंग लाइक अ प्लेजरेबल स्लीप। तो एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। यहाँ पर जो पोइट है वो कहता है जो हमारे बेस्ट मैन, जो अच्छे सशक्त लोग हैं, सीम्स टू एक्सपीरियंस डेथ द सूनेस्ट, जितने हम कहते हैं ना जितने अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, लाइक दैट। तो while others have long questions why it seems as if the best people die soonest, अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो उनकी डेथ जल्दी क्यों हो जाती है। द स्पीकर ऑफर्स एन आंसर, और यहाँ पोइट हमारे लिए एक जवाब दे रहा है, क्या, सजेस्टिंग दैट द बेस्ट अमंग मैन डिजर्व टू एक्सपीरियंस द पीसफुल रेस्ट ऑफ डेथ सूनर विदाउट हैविंग टू एंड्योर द एगनीज ऑफ अ लॉन्ग लाइफ ऑन द अर्थ। और पोइट क्या कहता है कि जो बेस्ट लोग होते हैं हम में से, वो डिज़र्व करते हैं कि वो एक पीसफुल रेस्ट ऑफ डेथ को जल्दी इंजॉय करें, विदाउट हैविंग टू एंड्योर, बिना सहन किए, द एगनीज ऑफ अ लॉन्ग लाइफ ऑन द अर्थ। इस धरती पर रहोगे, लंबा जीवन जियोगे तो बहुत सारी एगनीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, और उन सारी यातनाओं को झेलने से वो व्यक्ति बच जाता है, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति है वो जल्दी मर जाता है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स डेथ एज रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। यहाँ पर जो पोइट है उसने डेथ को क्या बताया है, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, की उनकी जो बोन्स यानी उसकी जो बॉडी है, जो बोन्स है ना, जो हड्डियाँ हैं, शरीर है, ढांचा है शरीर का, उसको रेस्ट मिल जाता है, आराम होती है। एंड सोल्स डिलीवरी, और डेथ जो है सोल को प्रॉपरली डिलीवर कर देती हैं गॉड के हैंड्स में, है ना। हमारी जो आत्मा है वो सुरक्षित है, वो भगवान के पास चली जाती है। एंड बोथ ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस मेक डेथ सीम लाइक अ वेलकम फ्रेंड, यानी डेथ जो है वो आपके लिए एक रेस्ट है, एक पीसफुल स्लीप है, और आपकी सोल की प्रॉपर डिलीवरी हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को सुनने के बाद आप डेथ को वेलकम करोगे, आप उसका स्वागत करोगे, एक वेलकम फ्रेंड, आपको वो एक फ्रेंड की तरह, एक मित्र की तरह लगेगा, हु कम्स टू ग्रेशियसली ऑफर रेस्ट एंड पीस एंड द डिलीवरेंस ऑफ वन सोल फ्रॉम एन अर्थली बॉडी वेयर पेन एंड सफरिंग अबाइट। यानी वो एक मित्र है जो बहुत ही शान के साथ आपको रेस्ट और पीस देना चाहता है, आपकी सोल को डिलीवर कर देता है इस अर्थली बॉडी से निकाल कर, क्योंकि इस अर्थली बॉडी में जब तक वो रहेगा, इस नश्वर शरीर में, है ना, इस मानवीय शरीर में, तब तक वो पेन और सफरिंग्स जो है वो उसको सहनी पड़ेंगी। तो जब पेन्स और सफरिंग्स से आप मुक्त हो गए तो आप बिल्कुल
फ्री हो गए. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and thus with poison, war and sickness dwell. अब वो डेथ से कह रहा है तुम क्या हो, तुम केवल एक गुलाम हो. किसके गुलाम है? फेट की, चांस की, किंग्स की और डेस्परेट मैन. क्या है कि जो भाग्य होता है या कोई एक मौका होता है या कभी किसी राजा का आदेश होता है या फिर कोई आदमी बहुत ही डेस्परेट हो जाता है ना, बिना बहुत निराश हो गया है, हताश हो गया है और उसने सुसाइड कमिट कर लिया. तो ये सारी चीज़ें जो हैं चारण बनती हैं डेथ का. और नहीं तो किसी ने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया, वॉर में गया और युद्ध में उसको मारा गया. और कई बार क्या होता है, एक लंबी बीमारी से आप ग्रसित थे, बहुत दिनों तक बीमार थे और आपकी डेथ हो गई. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर दिस डेथ ड्वेल्स. उसके ड्वेलिंग प्लेसेस हैं, उसके रहने के स्थान हैं ये सब. तो यहाँ पर पोइट कहता है एक तरह से एक स्ट्रॉन्गर टोन में, एक कठोर आवाज़ में वो टॉन्ट कर रहा है, मजाक बना रहा है डेथ का, फेरोसिटी के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ, है ना. हियर ही कॉल्स डेथ एज अ स्लेव टू चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन. डेथ जो है वो गुलाम है चांस का, कि वो मौका ऐसा पड़ गया, चांस की बात है कि आपकी डेथ हो गई या आपके दिमाग में ऐसी आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि यू डाई. कई बार किंग्स मतलब राजा आपसे नाराज़ हो गया या राजा के राजकीय आदेश पर आपकी डेथ हो गई. या फिर कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं और शायद वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो वो डेथ का कारण बन जाता है. तो यहाँ पर पोइट जो है वो डेथ को ये बता रहा है कि तुम माइटी और ड्रेडफुल नहीं हो. ये सारे कारण हैं जिन कारण से व्यक्ति मरता है, बल्कि तुम क्या हो? अ पुअर स्लेव who cannot even act on his own but is driven by fate, chance, है ना, वेट एंड चांस. तुम एक पुअर स्लेव हो, बेचारा से, गरीब से, है ना, गुलाम हो. अपनी मर्जी से नहीं चलते हो, बल्कि तुम्हें कौन बाध्य करता है काम करने के लिए? फेट, हमारा भाग्य, और चांस और परिस्थिति, मौका. बट ऑल्सो बाई पीपल रिच एंड पुअर अलाइक. और डेथ जो है लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आती है. आइदर द पर्सन इज पुअर और ही इज रिच, ही हैज़ टू डाई. चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको मरना पड़ेगा. देन ही एक्यूजेस डेथ ऑफ हैविंग लोली कंपेनियंस. तुम्हारे बहुत ही तुच्छ, लोली मीन्स बेकार से, छोटे, तुच्छे. तुम्हारे कंपेनियंस जो साथी हैं वो कौन है? पॉइजन, वॉर और सिकनेस. ये तुम्हें मदद करते हैं. डेथ के पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है. तो जहाँ कभी होता है कि किसी ने पॉइजन खा लिया, कोई वॉर में गया और उसकी लड़ाई में मृत्यु हो गई, या फिर एक लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हो गई. तो ही हैज़ टॉन्टेड डेथ टेलिंग हिम दैट ही इज़ नॉट टू बी फियर्ड बट रादर ही इज स्लेव टू द विल ऑफ फेट एंड मैन. लोली स्लेव है वो, उसके कंपेनियंस बहुत ही लोलियर, बहुत ही नीचे तबके के हैं, क्योंकि वो सिकनेस और वॉर के कारण उसकी डेथ हुई है. एंड ये जो एक्यूजेशंस वो लगाता है सर्व टू अलाउ द रीडर टू फील अ सेंस ऑफ पावर एंड विक्ट्री ओवर डेथ. है ना, जब हम रीडर्स इस पोएम को पढ़ते हैं तो हम एक अपने आप के अंदर एक शक्ति महसूस करते हैं, अपने आप में एक खुशी महसूस करते हैं, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे पास इतने सारे, हम इतने शक्तिशाली हैं, हमें डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है. हम तो बेकार में इतने दिन से डेथ से डर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ पावर आ जाता है ना. हमारे अंदर एक शक्ति का एहसास होता है, हमें लगता है कि हमने डेथ पर विक्ट्री पा लिया, उस पर विजय हासिल कर ली है. स्पीकर सर्टेनली फील्स अथॉरिटी ओवर डेथ एंड ही पासेस दिस फीलिंग along to his readers when he puts death in his place by talking down to him. डेथ को उसने सही जगह दिखा दी है, उसको अपनी अथॉरिटी बता दी है. एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल. वो कह रहे हैं डेथ में ऐसी क्या खास बात है. अगर हम पॉपी कहते हैं आप अफ़ीम को, ठीक है, अगर आपने अफ़ीम का वो जो फ्रूट होता है उसे खा लिया, या चार्म्स यानी किसी ने आप पर जादू टोना कर दिया, वो उससे भी आप सो जाओगे. एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक.
डाई इज डेथ, डाई का मतलब यहाँ योर, एंड स्ट्रोक इज प्रहार, वो जो एकदम से उस पर आक्रमण करती है ना, तो यहाँ वो कह रहा है डेथ का जो प्रहार है उससे अच्छा प्रहार तो पॉपी का और चार्म्स का है। तो यहाँ पर वो टॉन्ट कर रहा है, वही डेथ को टॉन्ट कर रहा है, कहता है कि डेथ का काम क्या है, एक छोटी सी स्लीप देना, और वो स्लीप जो है वो ज़्यादा अच्छी स्लीप हमें पॉपी और चार्म्स से मिलती है बजाय डेथ। ये जो कंपैरिजन है कि डेथ को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं कैसा, कि वो एक बहुत ही वीक सा चीज़ है, बहुत ही कमज़ोर सी चीज़ है, बट इवन प्लेजरेबल, लेकिन फिर भी ये सारी बातें जो हैं वो डेथ को कैसा बना देती हैं, प्लेजरेबल, आनंददायक बना देती हैं। स्पीकर क्वेश्चंस डेथ आस्किंग वाई स्वेलेस दाउ देन, अब तुम किस बात पर फूल रहे हो, स्वेल मीन्स फूलना, घमंड करना, इतराना, तो वो कह रहा है किस बात पे घमंड कर रहे हो, ही इज आस्किंग वाई ही इज सो पफ्ड अप, इतनी प्राइड से तुम गर्व से अपना सिर तना के क्यों चल रहे हो भाई, एंड ही कैनॉट इवन डू दिस जॉब एज वेल एज अदर्स कैन, पॉपी और चार्म से जो काम हो सकता है और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो वाई आर यू पफ्ड अप, तुम क्यों इतना फूले हुए हो, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली, सो डेथ इज़ अ शॉर्ट स्लीप, और उसके पास्ट गुजरने के साथ ही हम हमेशा के लिए एक एटर्नल स्टेट में पहुंच जाते हैं, वेकफुलनेस वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहाँ नींद का कोई काम नहीं है, हम पैराडाइज में पहुंच जाते हैं, एंड डेथ शेल बी नो मोर, एंड पैराडाइज इज दैट प्लेस जहाँ डेथ का कोई एंट्री नहीं है, जहाँ डेथ का कोई काम नहीं है, डेथ दाउ शेल डाई, एंड ऑन दिस कंक्लूसिव मोड पर पोइट जो है वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि वन डे डेथ itself will die. Okay, so with these final lines, ये जो poet है reveals exactly क्यों वो डेथ को इतना relentlessly, इतनी बुरी तरह से लताड़ रहा था, गुस्सा कर रहा था उस पर। Obviously death is real. People who experience death do not come back to earth. सच बात है कि जो लोग एक बार मर जाते हैं तो वो वापस लौट कर नहीं आते, लेकिन पोइट कहता है डेथ इज़ वीक एंड इजली ओवरकम, है ना, डेथ बहुत कमज़ोर है, उसे आसानी से ओवरकम, जीता जा सकता है। क्लेम्स दैट डेथ इज़ ओनली वन शॉर्ट स्लीप एंड दैट दोज हु एक्सपीरियंस डेथ विल वेक एटर्नली, जो भी इस मृत्यु के रास्ते में जाते हैं या मृत्यु उनको अपने अधिकार में लेकर ले जाती है, दे विल फाइनली वेक एटर्नली, ये एक क्रिश्चियन बिलीफ है ना। देन ही क्लेम्स दैट डेथ शेल बी नो मोर, क्योंकि जब हम पैराडाइज में पहुंच गए, एटर्नल स्टेट में पहुंच गए, अमरता की स्थिति में पहुंच गए, तो डेथ का कहीं वहाँ कोई काम नहीं है। फाइनली ही टेल्स डेथ दाउ शेल डाई, तो यहाँ पर वो क्लियर कट, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही हिम्मत के साथ ये कह रहा है कि डेथ दैट ही हैज़ नो रियल पावर ओवर एनीवन, दैट ही विल एक्सपीरियंस द एंड ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ऑल वेक इज एटर्निटी एंड डेथ विल बी नो मोर। डेथ को चैलेंज कर रहा है स्टार्टिंग से ही, और अल्टीमेटली जो फाइनल लाइंस हैं पोएम की, उसमें वो कहता है कि डेथ जो है उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं जब हम मर जाते हैं और हम पैराडाइज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम एटर्नली, है ना, अमरता का अनुभव करते हुए हमेशा हमेशा के लिए, मृत्यु जो है वो हमें वहाँ मुक्त कर देती है। किसी प्रकार की कोई नींद नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वी वेक अप एटर्निटी एंड डेथ विल बी नो मोर, और वो ऐसी जगह है जहाँ डेथ का कोई पाम नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पोएम बाय जॉन डन, डेथ बी नॉट प्राउड। तो इस पोएम के थ्रू उसने इस डेथ के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली पोएट ने समझाया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास।